Hello everyone, welcome to EduTap. So as you all know, we have started a new initiative जिसमें within 25 lectures we'll be covering the basic content of principles and practices of banking. तो इन lectures में हम content के साथ साथ MCQs भी discuss करेंगे. So this series has started for INFS and AFM also. एंड सारी जो लेक्चर सीरीज हैं उनकी प्लेलिस्ट भी चैनल पे अवेलेबल है. अगर आपको ये lectures useful लगते हैं तो please go ahead and subscribe to the channel. So let's start with the chapter that is different modes of charging securities. तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की. तो कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म है इट हैज बीन डिफाइंड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ठीक है, जो बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स होते हैं लेकिन सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. इस बात को हमें याद रखना है. एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है. एंड अग्रीमेंट जो होता है इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. ये जो भी अग्रीमेंट होगा इट शुड बी एनफोर्सेबल बाय लॉ. जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो फिर लीगली एनफोर्सेबल होंगे. जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए. किसी के साथ जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया जा सकता और लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए. किसी चीज के बदले में ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. कोई गलत काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. ठीक है, और ऐसी भी किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जो स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि ये वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हैं. तो सारे अग्रीमेंट्स जो हैं are contracts if they are made by free consent of the parties competent to contract. एक agreement को हम contract कब बोलेंगे? जब वो free consent of the party से बनता है और ये वो parties हैं जो contract करने के लिए competent है. उसके बदले में जो चीज दी जा रही है as consideration वो भी lawful consideration है और lawful object है. तब उस agreement को contract बोला जाएगा. तो इसके अंदर हमारे पास main components क्या हैं कि जो भी पर्सन जिसके सामने प्रपोजल रखा जाता है, मैंने आपके सामने एक प्रपोजल रखा कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप फिर मुझे कंसेंट दे देते हो और आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को, एग्रीमेंट को, प्रपोजल को, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. तो अ प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस व्हेन इट इज एक्सेप्टेड. एक प्रपोजल प्रॉमिस बन जाता है व्हेन इट इज एक्सेप्टेड. जो पर्सन प्रपोज करता है वो प्रॉमिसर है और जो एक्सेप्ट करता है वो प्रॉमिसी है. तो असेंशियल चीजें क्या है कॉन्ट्रैक्ट में? प्रपोजल होना चाहिए, उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. आपका जो अग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलती है. लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे बिना कंसिडरेशन के भी एक वैलिड अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जब अग्रीमेंट आउट ऑफ लव या अफेक्शन बनता है. अगर मेरे फादर मुझे अपनी प्रॉपर्टी पास ऑन करते हैं या कुछ भी पास ऑन करते हैं, अब मैं उसके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं दे रही हूँ कंसिडरेशन, स्टिल वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. और ये जो विदाउट कंसिडरेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट है इट शुड बी रिटन एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड. हमेशा कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए, लेकिन माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है. अगर मैंने किसी माइनर के साथ किसी वर्क को लेके कॉन्ट्रैक्ट किया है, चाहे उस माइनर ने उस अग्रीमेंट को साइन किया है, स्टिल वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वैलिड. व्हाई? बिकॉज माइनर अंडर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं साइन कर सकते हैं. देखिए, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट have a lawful consideration as contract without consideration is void. Normally contract without consideration void होता है, बिल्कुल सही. तो ये वाली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट नहीं है. ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं तभी बनता है जब वैलिड हमारे पास उसके लिए कुछ कंसिडरेशन आता है, फ्री कंसेंट होता है, तभी बनता है. तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है. देयर शुड बी मिनिमम 3 पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका गलत है. सो बी इज द करेक्ट आंसर. अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी किसके बीच में होता है? एक एजेंट के बीच में और एक प्रिंसिपल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनता है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल जो होगा वो एक पर्सन को असाइन करेगा
एज एन एजेंट कि तुम मुझे रिप्रेजेंट करोगे थर्ड पार्टी से डील करने के लिए। कि मैंने, मान लीजिए इवन बैंक्स को भी जब हम असाइन करते हैं एज एन एजेंट, हम उन्हें बोलते हैं कि तुम हमारे एजेंट बनके हमारी तरफ से बिल्स पे कर दो, हमारी तरफ से शेयर्स खरीद लो। तो मैं प्रिंसिपल हूं और जो मेरा बैंक है वो मेरा एजेंट है, ठीक है। मैंने उन्हें असाइन किया है ये टास्क कि आप एज एन एजेंट एक्ट करो मेरी तरफ से। तो जो भी मेरा एजेंट मेरी तरफ से एक्ट करेगा उसके लिए मैं लायबल होंगी। कोई भी अगर नुकसान होता है तो मेरी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि मेरी तरफ से मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है वो पर्सन, और जिसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रिंसिपल है। तो अगर एक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है तो वो हमेशा लीगली बाइंडिंग होता है, लेकिन इसमें कंसिडरेशन नहीं भी हो तो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बन जाता है। और जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एजेंसी का, दे शुड बी लीगली कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और कैपेसिटी ऑफ द एजेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज इमटेरियल। प्रिंसिपल की कैपेसिटी एजेंट असाइन करने की जरूरी है, कैपेसिटी ऑफ एजेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज इमटेरियल। ये पॉइंट क्यों है ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि एजेंट की कैपेसिटी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी प्रिंसिपल जो है किसी को एजेंट असाइन कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ एज और साउंडनेस ऑफ माइंड। इसका क्या मतलब है, इवन एक माइनर और एक अनसाउंड पर्सन जो है वो एजेंट बन सकता है, लेकिन इसमें कैच है। अगर मैंने किसी को अपना माइनर पर्सन को भी या किसी अनसाउंड वाले माइंड पर्सन को भी अपना एजेंट असाइन किया है तो दे मे नॉट बी लायबल टू द प्रिंसिपल। अगर मैंने एक माइनर पर्सन को अपना एजेंट बना लिया तो वो मेरे प्रति लायबल नहीं होगा जब तक वो मेजोरिटी अटेन नहीं कर लेता। अनसाउंड माइंड वाला पर्सन भी मेरे प्रति लायबल नहीं होगा जब तक वो साउंड माइंड का नहीं हो जाता। एजेंसी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेसली रिटन भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। और जब मैं एक एजेंट को कोई अपना काम करने के लिए बोलती हूं तो वो हर लीगल तरीके से उस काम को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अगर मैंने एक पर्सन को बोला कि जाओ उससे पैसे रिकवर करके लेके आओ, तो वो किसी भी लीगल मीन से वो पैसे रिकवर करेगा तो मेरी लायबिलिटी बनती है। वो कोई भी तरीका अपना सकता है लेकिन वो तरीका ऑब्वियसली लीगल होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है उस केस में एजेंट को वैसे ही बिहेव करना होता है जैसे वो तब बिहेव करता अगर उसका खुद का काम होता। अगर मैंने एक पर्सन को बोला, मैंने रमेश को बोला कि जाओ ये वाला सामान है मुंबई पहुंचाओ, अभी जो सामान है ये है पेरिशेबल गुड्स है, यानी कि 2-3 दिन में खराब हो सकते हैं, और बाय चांस रास्ते में उसको हिमाचल क्रॉस करना था, हिमाचल में फ्लड्स थे, तो जिसके कारण ही गॉट स्ट्रैंडेड और वो 3 दिन में मुंबई नहीं पहुंच सकता था। उसको पता है, उसको ये भी पता है कि 2 दिन में गुड्स खराब होने वाले हैं, तो वो उन्हें पहले ही उन गुड्स को पहले ही कहीं और बेच देता है कि चलो पूरा खराब होने से अच्छा है कुछ तो पैसा आए हाथ में। तो इसमें उसने इमरजेंसी सिचुएशन में एक्ट किया है, बेस्ट जो हो सकता है उसने एक्ट किया है। उस केस में भी फिर जो भी वो काम कर रहा है वो मेरी अथॉरिटी से ही काम कर रहा है यही समझा जाएगा। लेकिन एजेंट मेरा काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है, एजेंट मेरा काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में है कि वो सब एजेंट असाइन कर सकता है तो वो सब एजेंट कर सकता है, सब एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट, अदरवाइज काम एजेंट किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता है। और अगर उसने कोई ऐसा काम किया जो उसकी अथॉरिटी के बाहर है तो मैं एज अ प्रिंसिपल उसे रेटिफाई करना चाहूं, एक्सेप्ट करना चाहूं तो कर सकती हूं, मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती हूं। ओके, चलिए एक होता है डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट में क्या होगा कि यहां पे ये मैं हूं प्रिंसिपल, मैं हूं सेलर, और ये पर्सन जो है ये है मेरा एजेंट, ठीक है। ये क्या करता है, ही अंडरटेक्स द गारंटी ऑफ क्रेडिट विच इज एक्सटेंडेड टू अ बायर। मैंने इसको बोला था ये गुड्स बेच दे, उसने गुड्स बेच दिए, ठीक है, लेकिन उसने गुड्स बेचे क्रेडिट पे, और जो उसने मेरी तरफ से गुड्स बेचे क्रेडिट पे उसकी गारंटी उसने ली है कि अगर कल ये वाला पर्सन जिसको एजेंट ने सामान क्रेडिट पे बेच दिया अगर वो कल पेमेंट नहीं करता है तो किसने गारंटी ली है, एजेंट ने ही गारंटी ली है। ओके, तो ये वाली जो एजेंसी क्रिएट होती है डेल क्रेडर एजेंसी है।
इसमें ये एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन के लिए काम करता है। सो डेल क्रेडिटर एजेंट जो होता है इन कंसिडरेशन ऑफ एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, इसने मेरी तरफ से गुड्स बेचने हैं और ये जो गुड्स बेचेगा क्रेडिट पे बेच रहा है, लेकिन वो गारंटी लेता है कि मैं क्रेडिट में बेच रहा हूँ आपकी तरफ से, लेकिन अगर ये पर्सन जिसको मैं बेच रहा हूँ कल पेमेंट नहीं करता तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ओके, अब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को कैसे टर्मिनेट किया जाता है, या तो बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज, प्रिंसिपल और एजेंट उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, या बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। मान लो मैंने किसी को अग्रीमेंट किया था कि तुम मेरी ये प्रॉपर्टी बिकवा दो, उसने प्रॉपर्टी बिकवा दी, खत्म, काम खत्म हो गया, ठीक है, तो वो होगा कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑन एक्सपायरी ऑफ टाइम, या तो बिजनेस कंप्लीट हो गई या टाइम एक्सपायर हो गया। दूसरा, प्रिंसिपल अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, या फिर एजेंट या प्रिंसिपल में से किसी की डेथ हो जाए या इंसैनिटी हो जाए, तब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है। या फिर जो मैंने काम दिया था एजेंट को, उसे करना ही इम्पॉसिबल है, मैंने उसे बोला था कि ये मेरा लैंड जो है ये किसी प्राइवेट बिल्डर को बेच दो, लेकिन बाय चांस वहां पे गवर्नमेंट का एक ऑथराइजेशन आ गया कि यहाँ पे तो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी और ये सारा लैंड गवर्नमेंट एक्वायर करने वाली है, तो इस केस में तो वो हो ही नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट पूरा, तो यहाँ इस तरीके से भी टर्मिनेट हो जाता है। या मैंने उसको जो चीज बेचने को बोचा था, बेचने के लिए बोला था, वही डिस्ट्रक्शन हो गया उस चीज की। मैंने इसको बोला था कि ये जो बिल्डिंग है इसे बिकवा दो, लेकिन बिल्डिंग में लग गई आग, तो इस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी खत्म हो जाएगा। या फिर दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को खत्म कर लेते हैं, या फिर एक और चीज ये हो सकती है कि प्रिंसिपल ने बोला कि ठीक है अब मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना है, इसे खत्म करो कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर एजेंट ने बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो। ओके, चलिए अब इसको लेके क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कंसाइंस पेरिशेबल गुड्स टू बी एट मुंबई विद डायरेक्शंस टू सेंड देम इमीडिएटली टू सी एट अहमदाबाद। ए ने बी को गुड्स असाइन किए और उसको बोला कि तुम ये सामान जो है मुंबई से अहमदाबाद पहुंचा दो सी के पास। बी ने उन गुड्स को मुंबई में ही सेल कर दिया क्योंकि उसको ये लगा कि ये अहमदाबाद तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या स्टेप लिया जाएगा, द बर्डन ऑफ लॉस विल फॉल ऑन बी एज ही हैड नो अथॉरिटी। कहते हैं जो बर्डन है बी एजेंट के ऊपर आ जाएगा क्योंकि उसको किसी ने बोला नहीं था कि मुंबई में बेच दो। द एक्शन ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स फॉल्स अंडर बीज अथॉरिटी एज एन एजेंट, as in emergencies he has authority to do all acts to protect his principal from loss as would be done by person of ordinary prudence। ये वाला इसका करेक्ट आंसर है कि बी को एज एन एजेंट अथॉरिटी है कि वो इमरजेंसी सिचुएशंस में वैसे ही उस सिचुएशन को डील करे अगर वो वैसे डील करता अगर उसका खुद का काम होता, तो यहाँ पे उसके पास इमरजेंसी सिचुएशन में अथॉरिटी आती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है a dash is a type of principal agent relationship wherein the agent acts not only as a salesperson or a broker for the principal but also acts as a guarantor of credit extended to the buyer, जिसमें वो सिर्फ एजेंट सेल्स पर्सन का काम नहीं करता, एजेंट की तरफ से इवन गारंटी भी लेता है कि एजेंट जो भी सामान क्रेडिट पे बेच रहा है उसकी गारंटी वो लेता है। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप क्रिएट होता है ये होता है डेल क्रेडिटर एजेंट। अगला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या बोलता है, इसकी डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। इसके अकॉर्डिंगली बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। जब एक पर्सन किसी और को गुड्स डिलीवर करता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, और जब वो पर्पस एकम्प्लिश हो जाए तो फिर सामान जो है वापस आ जाता है। ओके, सामान जो है फिर वापस आ जाएगा। अगर मैंने किसी को अपनी कार दी कि तुम इस कार को रिपेयर कर दो, ठीक है, तो मैंने उसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है, जब वो काम हो जाए तो फिर वो चीज मेरे पास वापस आ जाएगी। तो जिसने गुड्स दिए हैं वो हो जाता है आपका बेलर, जिसको गुड्स मिले हैं वो है बेली। तो जब भी बेलर बेली को कोई भी सामान देता है तो वो उसे बताता है कि इन गुड्स के अंदर कोई फॉल्ट है या नहीं है। अगर मैंने अगर मैकेनिक को अपनी कार दी थी तो मैं उसको बताऊंगी कि भाई इसमें ये फॉल्ट है, मुझे पता होगा तो मैं उसको बताऊंगी,
ठीक है। और जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है मैं उसे बताऊंगी कि इससे तुम्हें रिस्क हो सकता है, जो भी चीजें हैं मैं उसे हमेशा बताती हूँ डिलीवर करते हुए, ठीक है। एंड अगर मैं ऐसा कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करती हूँ, अगर मैंने मैकेनिक को नहीं बताया कि इसकी ब्रेक्स में प्रॉब्लम है और वो उसको चलाते हुए अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी नुकसान होता है, तो मैं भरपाई करूंगी, ठीक है, नॉर्मल बेलमेंट में। लेकिन अगर मैंने गुड्स हायर करने के लिए दिए, कोई मुझसे मेरी कार हायर करके ले जाता है, तो इस केस में चाहे मुझे उस सामान उस चीज के अंदर नुकसान के बारे में पता था नहीं पता था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। अगर मैंने किसी को अपनी कार किराए पे दे दी, हायर करने के लिए दे दी 2 दिन के लिए, चाहे अब मुझे खुद भी नहीं पता था कि इसकी ब्रेक्स में प्रॉब्लम है, फिर भी अगर नुकसान होता है तो मैं ही भरपाई करूंगी। लेकिन मैं भरपाई तब तक करूंगी जब तक बेली कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मान रहा है। अगर मैंने उसको बोला था कि ये ले जा मेरी कार, लेकिन इसको तुम सिर्फ दिल्ली से लेके जो चंडीगढ़ वाला हाईवे है, वहां दिल्ली से चंडीगढ़ जाना था उसको और वापस सिर्फ वहीं पे चला सकते हो, अगर वो मुझे बिना बताए ये कार दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस वे पे ले जाता है, अगर वो इस कार को यमुना एक्सप्रेस वे पे ले जाता है, तो उस केस के अंदर फिर अगर कुछ नुकसान होता है तो फिर उसमें मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसने मेरी बोली हुई बात नहीं मानी, ठीक है। तो उस केस में मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। उसके बाद जो बेली है उसको मेरे सामान का ढंग से ख्याल रखना है, ये भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मेरी मर्जी के बिना वो अगर मेरे गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर देता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? मान लो मैंने उसको वीट दी थी रखने के लिए, उसने मेरी और अपनी वीट मिक्स कर दी, लेकिन मेरे कंसेंट के साथ मिक्स की है, मैंने उसको बोला था मिक्स करने के लिए, तो इनको बेच के अब जो भी फायदा होगा हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, हम उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे। अगर उसने दो चीजें मिक्स कर दी जिन्हें सेपरेट किया जा सकता है, मुझसे बिना पूछे उसने अपना घटिया क्वालिटी का कॉटन और मेरा अच्छी क्वालिटी का कॉटन मिक्स कर दिया, लेकिन इस कॉटन बेल्स को अभी सेपरेट किया जा सकता है, तो सेपरेट करने का खर्चा कौन उठाएगा? बेली उठाएगा, क्योंकि मुझसे बिना पूछे मिक्स किया। अगर उसने ऐसी दो चीजें मिक्स कर दी जिन्हें सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, मान लो उसने अपनी घटिया क्वालिटी की वीट और मेरी अच्छी क्वालिटी वाली वीट को मिक्स कर दिया, तो इस केस के अंदर बिना मुझसे पूछे किया है, तो जो भी मेरा नुकसान है उसकी भरपाई बेली ही करेगा, ठीक है। और जो बेली होता है उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं विद रिगार्ड टू गुड्स। उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं? एक तो जब जितने टाइम के लिए मैंने उसको गुड्स दिए हैं उतने टाइम में उसे मुझे वापस करना है। अगर मैंने उसको बोला था कि तुम ना ये 5 सितंबर तक अपने पास रखो, 5 शाम को मुझे वापस कर जाना, अगर वो नहीं देता मुझे टाइम पे वापस, मान लो 7 सितंबर को वो मेरी गाड़ी अपने पास ही रखे रखता है, मैंने उसको बोला था मेरी गाड़ी 5 सितंबर को वापस कर देना, उसने वापस की नहीं। इस केस में अगर 7 सितंबर को अगर गाड़ी को कोई भी नुकसान होता है तो बेली फिर उसकी भरपाई करेगा नुकसान की, ठीक है, अगर वो मुझे टाइम पे वापस नहीं करता है। अगर मैंने जो भी उसको सामान दिया है उससे उसको कोई भी उस सामान में कुछ भी इंक्रीज होता है, कुछ भी प्रॉफिट जनरेट होता है, तो वो मेरा होगा क्योंकि सामान मेरा है। अगर वो मेरी कार को यूज करता है और उसको यूज करने के लिए मान लो वो किसी और को भी बिठा के ले जाता है साथ में, और उसको अगर कोई प्रॉफिट होता है उससे, तो वो मेरा होगा, उसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कार मेरी है। अगर मैं उसको कोई एक काव देती हूँ और काव अगर कोई बच्चा डिलीवर करती है, तो वो बच्चे पे हक भी मेरा होगा, काफ पे भी। क्यों? क्योंकि काव भी मैंने ही उसको दी थी लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड पर्पस के लिए। फिर राइट्स ऑफ बेली विद रिगार्ड्स टू द गुड्स। बेली के क्या राइट्स हैं गुड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन बिकॉज बाय रीजन दैट द बेलर वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द बेलमेंट और टू रिसीव बैक द गुड्स। अब ऐसा है, मान लो मैंने कार जो मैकेनिक को दी थी ना, वो थी चोरी की, ठीक है। मैंने कार जो दी थी उस पे मेरा खुद का टाइटल ही नहीं था उन गुड्स पे, लेकिन मैकेनिक ने तो कार ठीक करके मुझे वापस कर दी, उसे क्या पता कि कार चोरी की है। तो इसमें अगर जो असली मालिक है वो आ जाता है तो वो बेली को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बेली ने क्या किया, गुड फेथ में मुझे वो कार ठीक करके वापस करी है, ठीक है। और अगर बेलर बेली को कोई गुड्स
बेलमेंट के लिए दे देता है, लेकिन बेलर को हक नहीं था बेलमेंट करने का। कोई भी नुकसान होता है तो बेली के सर पे कुछ नहीं है, क्योंकि बेलर को तो हक ही नहीं था उन गुड्स को देने का। ओके, चलिए, अगर वो जो सामान है जो भी बेलमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है, उन पे कोई काम करना पड़ गया, इफ द गुड्स आर टू बी केप्ट और टू बी कैरिड or to have work done upon them by the bailee for the bailor, bailee is to receive no remuneration, the bailor shall repay the bail either necessary expenses। मान लो मैंने कोई चीज बेलर ने, मैं बेलर हूं, मैंने मैकेनिक को वो गाड़ी दी थी, वो बेली हो गया, चाहे हमारा कोई भी रेम्यूनरेशन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी कार को करेक्ट करने में जो भी नेसेसरी खर्चा हुआ है बेली का, वो मुझे देना ही देना पड़ेगा, चाहे हमारा कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। ठीक है, फिर बेलीज लियन क्या होता है, अगर बेली ने कोई भी सर्विस रेंडर करी है, मैंने मान लो अपना एक डायमंड है वो दिया था बेली को, उसको बोला कि इसको पॉलिश कर दे, तो उसने अपना लेबर और स्किल यूज करके उसको पॉलिश किया है, तो जब तक मैं उसको उसकी रेम्यूनरेशन नहीं दे देती हूं तब तक वो उन गुड्स को रिटेन कर सकता है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ए हायर्स अ कैरेज ऑफ बी विच इज अनसेफ। ए ने बी का एक कैरेज हायर कर लिया जो अनसेफ है, लेकिन बी को पता नहीं था कि वो अनसेफ है। अब ए को लग गई चोट, तो क्या होगा, तो मैंने आपको इसमें बताया है, चाहे हायर के केस में चाहे बेलर को पता हो चाहे ना पता हो कि कुछ सेफ्टी का इशू है, तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि लॉस डिवाइड होगा या बी कह दे मुझे तो पता नहीं था, हायर वाले सामान में हमेशा बेलर को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस क्रिएटेड। तो अभी तक हमने जो भी लेक्चर्स किए हैं, हम लियन डिस्कस कर चुके हैं, पहले सेट ऑफ राइट टू सेट ऑफ डिस्कस कर चुके हैं, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम डिस्कस करेंगे असाइनमेंट, हाइपोथिकेशन, प्लेज और मॉर्टगेज। तो पहली बात करते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट होता है जब हम अपना राइट या प्रॉपर्टी या डेट किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, तो जो ट्रांसफर करता है वो असाइनर होता है, जिसे ट्रांसफर की जाती है वो असाइनी होता है। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि जब हम एक एक्शनेबल क्लेम अपना जिसपे हमारा क्लेम था हम किसी और को असाइन करना चाहें, तो हमें एक रिटन इंस्ट्रूमेंट उसके लिए बनाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसे प्रॉपरली ट्रांसफरर या उसके एजेंट ने साइन किया हो। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है और मैं उसे अपनी LIC पॉलिसी असाइन कर रही हूं, तो वो कैसे होगी, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती है। अगर मैं मेरे जो बिल्स रिसीवेबल हैं, अगर मैंने सामान क्रेडिट पे बेचा है, तो मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा, बिल मिलेंगे, जिसके अगेंस्ट मुझे बाद में पेमेंट मिलेगी। तो ये बिल्स क्या होते हैं, मेरी एसेट है जिनके अगेंस्ट मुझे फ्यूचर में पेमेंट मिलनी है। तो ये जो बिल्स अगर मैं बैंक को असाइन कर दूं कि ये रखो तुम बिल्स और इसके अगेंस्ट मेरे को लोन दे दो, तो इसमें मैंने क्या क्रिएट किया है, असाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्रिएट किया है, इसमें असाइनमेंट का चार्ज मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, असाइनर कभी भी अपने से बेटर टाइटल असाइन नहीं कर सकता है। अगर ये जो बिल रिसीवेबल है इनके टाइटल में ही डिफेक्ट है, तो मैं ये बैंक को अगर असाइन करूंगी तो बैंक को मुझसे बेटर टाइटल नहीं मिलेगा। ठीक है, असाइनर कैन नॉट गिव अ बेटर टाइटल टू द असाइनी। ओके, अगर मैंने अपनी डेट किसी और को असाइन की है, तो मान लीजिए इसमें एग्जांपल देखते हैं, ए है, ए ने बी को पैसे दिए थे उधार, बी ने ये पैसे ए को वापस करने हैं, ए का राइट है बी से पैसे लेना, लेकिन ए ने खुद किसी और से पैसे लिए हुए थे, तो ए क्या कहता है सी को कि देखो मैं खुद तुम्हें पैसे वापस नहीं करूंगा, मैंने बी से लेने हैं, बी तुम्हें डायरेक्टली दे देगा। तो ए ने अपना जो बी से पैसे लेने का जो राइट था वो किसको ट्रांसफर कर दिया, सी को ट्रांसफर कर दिया। इसको ट्रांसफर करने के लिए उसको बी को जो कि डेटर है उसको बताने की जरूरत नहीं है, उसके कंसेंट के बिना भी ट्रांसफर हो सकता है। राइट, कल अगर बी पैसे देने से मुक्कर जाए तो सी उस पर खुद से केस कर सकता है बिना ए को बताए। क्यों, क्योंकि ए ने तो अपना राइट किसको दे दिया था, सी को दे दिया था। तो इस तरीके से असाइनमेंट हो सकती है। नॉर्मली जब बैंक से हम बोरोइंग करते हैं तो बोरोवर क्या असाइन कर देता है, कभी कभी अपनी बुक डेट्स जो हमारे बिल रिसीवेबल वगैरह होते हैं कंपनी वो असाइन कर सकती है। अगर मान लो मेरी कंपनी है
मेरी कंपनी को गवर्नमेंट से कुछ पैसा रिसीव होने वाला है, वो जो पैसा मिलने का राइट है वो कंपनी बैंक को असाइन कर सकती है। कोई LIC पॉलिसी है वो भी मैं बैंक को असाइन कर सकती हूँ। तो असाइनमेंट है वो लीगल भी हो सकती है, इक्विटेबल भी हो सकती है। जब असाइनमेंट क्रिएट करते हुए हम सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करते हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करते हैं और रिटर्न में करते हैं, असाइनर साइन करता है, तो वो होती है लीगल असाइनमेंट। अगर कोई हम लीगल फॉर्मेलिटी प्रॉपरली फुलफिल नहीं करते हैं तो वो इक्विटेबल असाइनमेंट बोली जाती है। इंश्योरेंस एक्ट ये बोलता है कि अगर पॉलिसी असाइन करनी है तो वो असाइन की जा सकती है बाय एंडोर्समेंट ऑल्सो, कि सिर्फ पॉलिसी के बैक पे लिख दें कि ये पॉलिसी असाइन की जा रही है। इवन सेपरेट डीड ऑफ असाइनमेंट भी साइन की जा सकती है, ठीक है। लेकिन असाइनमेंट करते हुए इंश्योरर को ये बताना जरूरी है, नोटिस ऑफ सच असाइनमेंट मस्ट बी गिवन टू द इंश्योरेंस। अगर मैंने अपनी LIC गिरवी रख के लोन लिया है तो जिस कंपनी से मैंने LIC ली है ना, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से मैंने अगर LIC पॉलिसी है मेरी, तो मुझे LIC वालों को बताना पड़ेगा कि मैंने भाई इसे असाइन कर दिया है बैंक को। ओके, अब एक और टाइप का चार्ज जो क्रिएट होता है उसे बोलते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन कब क्रिएट होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। अगर मैंने एक कार ली है, कार मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कार के अगेंस्ट मैं अगर लोन लेती हूं तो उसमें क्या होगा, कार तो मेरे पास ही रहेगी, मैंने लोन लिया है, कार मेरे ही पास रहेगी। लेकिन हाइपोथिकेशन में इस पे चार्ज क्रिएट हो गया कि कल अगर मैं लोन का पैसा वापस नहीं करती हूं तो जो हमारा बैंक है वो फिर कार मेरी कॉन्फिस्केट करके वो क्या करेगा, अपना पैसा वसूल लेगा, ठीक है। तो इस तरीके की मूवेबल पे जो चार्ज क्रिएट होता है जिसमें पोजेशन बोरोवर के पास ही रहती है, उस केस के अंदर हाइपोथिकेशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इवन जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, अगर एक कंपनी है वो गुड्स के अगेंस्ट अपना हाइपोथिकेशन क्रिएट करके लोन लेना चाहती है, ले सकती है, तो वो कैसे क्रिएट होगा, हाइपोथिकेशन के थ्रू ही होगा ना, क्योंकि गुड्स तो फैक्ट्री में ही रहेंगे, गुड्स पे भी काम चल रहा है, ये फैक्ट्री पे है लेकिन इन पे चार्ज क्रिएट हो चुका है। और ये तब भी सही रहता है हाइपोथिकेशन जब बैंक ये सब पंगा नहीं लेना चाहता कि वो कहाँ रखेगा गुड्स स्टॉक, कहाँ रखेगा बैंक, तो वो कहेगा ठीक है तुम अपनी फैक्ट्री में रखो, हम इस पे हाइपोथिकेशन वाला चार्ज बना देते हैं, ठीक है। कन्वीनियंट रहता है बहुत ज्यादा। अगर एक बोरोवर कंपनी है और वो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर बनी है, तो वो अगर अपनी कोई भी चीज को हाइपोथिकेट करते हैं तो उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर ये जो चार्ज क्रिएटेड है उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। बैंकर्स में ऑब्टेन अ लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन which serves as an agreement and contains several clause to protect the banker's interest under all contingencies। तो बैंक जो है एक रिटर्न लेटर भी ऑब्टेन कर सकता है जो कि एक प्रॉपर अग्रीमेंट होगा जो ये बताएगा कि ये चार्ज क्रिएट हो चुका है, जिससे कि बैंक को भी सर्टेन कंडीशंस में प्रोटेक्शन मिलेगी। फिर आता है राइट टू प्लेज। प्लेज में क्या होता है, जो गुड्स की पोजेशन है वो किसके पास चली जाती है, लेंडर के पास, यानी कि बैंक के पास। तो अगर मैंने अपने गहने गिरवी रख के लोन लिया है तो गहने किसके पास चले जाएंगे, लेंडर बैंक के पास। मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जब चार्ज क्रिएट होता है जिसमें पोजेशन लेंडर के पास चली जाती है तो हम बोलते हैं कि प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट बना है, प्लेज हमने किया है अपने गुड्स को। तो इसमें जो प्लेज करता है वो प्लेजर या पॉनर होता है, जिसके पास गुड्स रखे जाते हैं जिससे लोन लिए जाता है वो पॉनी या फिर प्लेजी होता है। ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर ही क्रिएट किया जाता है। इसमें जब हम पोजेशन दे देते हैं लेंडर को तो वो जो हम डिलीवरी करते हैं सामान की वो एक्चुअल डिलीवरी भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी भी हो सकती है। यानी कि या तो अगर मैंने आपको अपने गुड्स गिरवी रखने के लिए दिए हैं, अगर मैंने आपको अपने गुड्स गिरवी रखने के लिए दिए हैं, या तो मैं आपको एक्चुअली वो गुड्स दे के चली जाऊंगी, या फिर मैं क्या करूंगी, मैं आपको सिर्फ अपने गोडाउन की चाबी पकड़ा दूंगी कि ये देखो चाबी आपके पास है, चाहे सामान गोडाउन में पड़ा है, चाबी आपके पास चलेगी, आप मान लो प्लेज क्रिएट हो गई, ठीक है। तो या तो मैं चाबी पकड़ा दूं या फिर अटॉर्नमेंट के थ्रू क्रिएट कर दूं कि मैंने अपने गुड्स को कहां रखा हुआ है, पब्लिक वेयर हाउस में। तो जो वेयर हाउस मैन है ना वो एक्नॉलेजमेंट दे देगा बैंक को कि देखो इनके जो गुड्स हैं जिन पे इन्होंने प्लेज क्रिएट किए मेरे पास पड़े हैं, आपके बिहाफ पे मैं रख रहा हूं अपने पास, ठीक है। इवन अगर
डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स जैसे कि रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लेडिंग, ये भी अगर बैंक को पकड़ा दिया जाए तो भी माना जाता है कि प्लेज क्रिएट हो गई है। एक्चुअली सामान बैंक के पास नहीं भी जाएगा, इन तरीकों से भी अगर प्लेज क्रिएट की जाए तो वो वैलिड रहती है। ठीक है, तो जो अग्रीमेंट ऑफ प्लेज है वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के हिसाब से इम्प्लाइड भी हो सकती है प्लेज। और प्लेज कभी भी फ्यूचर गुड्स पे क्रिएट नहीं होती कि मैं आपको बोलती हूँ लोन मुझे दे दो, जब मैं गुड्स बना लूंगी उन पे आप प्लेज कर लेना, नहीं, एक्चुअल गुड्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, अगर मैंने अपने गहने दिए थे गिरवी रखने के लिए बैंक को और बैंक ने उन्हें गुड्स को गुमा दिया, तो इसमें माना जाता है कि जो प्लेज है वो भी खत्म हो चुकी है। अगर पोजेशन ऑफ गुड्स इज लॉस्ट, प्लेज इज ऑल्सो लॉस्ट। ठीक है, कई बार क्या होता है, मान लो मैंने अपने गुड्स ना बैंक को गिरवी रखने के लिए दे दिए, प्लेज क्रिएट कर ली, लेकिन अब मुझे ना उन गुड्स को बेचना है, उन बेच के जो पैसा आएगा उसी से मैं बैंक का पैसा चुकाऊंगी। तो इस केस में मैं बैंक को क्या कहूंगी कि आप मेरे से एक लेटर ऑफ ट्रस्ट ले लो, जिसको ट्रस्ट रिसीट बोला जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे को गुड्स दे दो, आप अपने पास ट्रस्ट रिसीट रखो, तो इससे आपके राइट पे कोई फर्क नहीं है, गुड्स पे आपका ही राइट रहेगा, लेकिन आप मेरे को ये सामान पकड़ा दो ताकि मैं बेच के आपका पैसा वापस कर सकूं। इस केस में क्या होगा, अगर मैं वो सामान ले गई, ट्रस्ट रिसीट मैंने बैंक को दे दी, कल अगर मैं इंसॉल्वेंट भी हो जाती हूँ, चाहे कोई ऑफिशियल रिसीवर भी असाइन हो जाता है, चाहे कोई लिक्विडेटर कंपनी को असाइन हो जाता है, तब भी हक मेरे पास ही रहेगा उन गुड्स पे। ऑफिशियल रिसीवर साइन होता है जब कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, कि अब ऑफिशियल रिसीवर आपके सारे जायदाद को अपने अंडर लेता है और देखता है कि कैसे लोगों का उधार चुकाना है। लेकिन चाहे ऑफिशियल रिसीवर भी आ जाए तब भी उन गुड्स पे मेरा ही हक रहेगा, चाहे मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं तब भी बैंक का ही हक रहेगा। ओके, अब पॉनी के क्या क्या राइट्स हैं, उसके पास राइट ऑफ रिटेनर है, जब तक के सारा जो भी पैसा है वो नहीं चुकाया जाता तब तक वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। उन गुड्स को मेंटेन करने के लिए जो भी खर्चा है वो भी पॉनर ही देगा। मैंने गिरवी रखा है तो मेरे गुड्स को मेंटेन करने का खर्चा भी पॉनर के पास होगा। वो इवन ये भी बोल सकता है कि अगर इन गुड्स पे इंश्योरेंस कराने की जरूरत है तो मुझे इंश्योरेंस भी करानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर उन गुड्स को मेंटेन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा होता है, मान लो मैंने अपनी कोई ज्वेलरी गिरवी रखी थी बैंक के पास, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा चाहिए मैं बैंक को दे रही हूँ, कल मैं आई मैंने अपना सारा लोन चुका दिया। ओके, अब कल बैंक ये नहीं बोल सकता कि आपकी ज्वेलरी को मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा करना पड़ा, तो आप जो है हमें पहले खर्चा दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस दो, फिर आप अपना सामान लेके जाना। नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस वसूलने के लिए सिर्फ केस किया जा सकता है, रिटेंशन नहीं की जा सकती, सामान को रिटेन नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक और चीज है, अगर मैंने ये 10 लाख का आपसे लोन लिया, इस 10 लाख को लोन लेने के लिए मैंने अपने गहने गिरवी रखे थे, जब मैं ये 10 लाख आपको वापस कर दूंगी आप मेरे गहने वापस करोगे, आप कोई और पुरानी डेट के लिए मेरे गुड्स को रिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्लेज क्रिएटेड थी ये सिर्फ इन 10 लाख के लोन के लिए थी। ठीक है, लेकिन हाँ इसी फैसिलिटी को एक्सटेंड करते हुए मैंने 10 लाख की जगह आपको बोला था कि चलो 1 लाख और दे दो, इसी लोन का हिस्सा मान लो, तब बात और है, लेकिन डिफरेंट डेट के लिए जो पोजेशन है वो नहीं रखी जा सकती। ठीक है, मान लो मैंने आपको कुछ गुड्स दिए थे रिटेंशन के लिए कि आप ना इन्हें अपने पास रखो, मुझे लोन दे दो। अब जो आपके पास सामान पड़ा था उसको किसी थर्ड पार्टी की वजह से नुकसान हो गया, मैंने आपको अपनी ज्वेलरी दी थी बैंक को गिरवी रखने के लिए, इस ज्वेलरी का नुकसान हो गया थर्ड पार्टी की वजह से, तो आप और मैं मिलके भी थर्ड पार्टी पे केस करके अपने पैसे वसूल सकते हैं, बैंक खुद से भी थर्ड पार्टी पे केस करके पैसे वसूल सकता है। ठीक है, चलिए अगर ये डिफॉल्ट हो जाता है, मैंने आपको गहने गिरवी रखने के लिए दिए, मैंने डिफॉल्ट कर दिया, तो या तो आप उन गहनों को रख सकते हो अपने पास परमानेंटली, उन्हें बेच के भी पैसे वसूल सकते हो, तो ये राइट रहता है पॉनर के पास। इसके अलावा मान लो अगर मैंने लोन नहीं चुकाया, आपने मेरी ज्वेलरी बेच दी, लोन था 10 लाख का, ज्वेलरी बेची 12 लाख की, तो ये 2 लाख एक्स्ट्रा आप मेरे को वापस करोगे।
अगर दूसरा केस होता है कि 10 लाख का लोन था, सिर्फ 8 लाख की ज्वेलरी बची, तो 2 लाख का अभी भी आपका मेरे पे क्लेम रहेगा। आप मुझसे मांगोगे कि ज्वेलरी बेच के तो 8 लाख ही आया है, बाकी का 2 लाख कहाँ है, मुझे दो। वो भी आप मुझसे मांगोगे। ठीक है। अब पॉनर की कुछ ड्यूटीज होती हैं। एक तो जब भी वो कोई चीज गिरवी रखता है, उसे सारे फॉल्ट और रिस्क बताने होते हैं कि इस चीज में ये रिस्क है, ये फॉल्ट है। ठीक है। जो भी प्रिजर्वेशन का एक्सपेंस का खर्चा है वो पॉनर देता है। अगर वो सामान बेच के भी अगर बैंक के पैसे पूरे नहीं होते हैं तो फिर भी पॉनर की लाइबिलिटी रहेगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मॉर्टगेज की। तो मॉर्टगेज का चार्ज हम तब क्रिएट करते हैं जब हमने किसे गिरवी रखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके जो मेन प्रोविजंस हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दी गई है। अगर मुझे अपना लैंड, बिल्डिंग, घर, इस पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना है, चार्ज क्रिएट करना है, बैंक को अगर गिरवी रखना है तो फिर मॉर्टगेज क्रिएट होता है उस पे। अब जो भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका अगर हमें सेल करना है तो सेल का क्या मतलब होगा, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ व्हाट, किसके एक्सचेंज में, या तो प्राइस पे किया जाएगा या प्राइस पे करने का प्रॉमिस किया जाएगा। हो सकता है आधी पेमेंट कर दी जाए, आधे का प्रॉमिस किया जाए। तो जो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसमें कंसिडरेशन 100 रुपए से ज्यादा है, ये तभी हो सकती है जब रजिस्ट्रेशन किया जाए। 100 रुपीज से ज्यादा की अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करनी है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अब कौन लोग हैं जो प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज के लिए ऑफर कर सकते हैं? एक तो ऑब्वियसली जो ओनर है। ओनर चाहे उसने खुद से खरीद के ली हो, चाहे उसने इनहेरिट की हो, ठीक है, चाहे उसको घर का बंटवारा हुआ उसमें मिली हो, वो प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर सकता है। वन ऑफ द टू और मोर को ओनर्स बीइंग इंडिविजुअल्स, अगर दो को ओनर है प्रॉपर्टी के तो उनमें से भी कोई भी प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकता है। उस प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एचओएफ के केस में कर्ता भी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज के लिए ऑफर कर सकता है। माइनर की प्रॉपर्टी है तो गार्डियन विद द सैंक्शन ऑफ कोर्ट उसे मॉर्टगेज के लिए ऑफर कर सकता है। अब हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज है जिन्हें अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपल मॉर्टगेज कब क्रिएट होता है, जब मॉर्टगेजर अपने आप को पर्सनली बाइंड करता है कि मैं आपको ये चीज, बैंक को बोलता है गिरवी रख रहा हूं मैं अपना घर, और मैं पर्सनली बाउंड हूं आपको रीपे करने के लिए। अगर मैं रीपे नहीं करता तो आप फिर मेरी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा वसूल सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मॉर्टगेजी जिसके पास सामान गिरवी रखा गया है उसे डिग्री ऑफ कोर्ट की जरूरत होती है सेल को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्टगेजी को नहीं दी जाती है सिंपल मॉर्टगेज में। चाहे मैंने घर बैंक के पास गिरवी रख दिया लेकिन घर में मैं ही रह रही हूं तो ये सिंपल मॉर्टगेज है। और अगर 100 रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रेशन इस केस में मैंडेटरी होता है सिंपल मॉर्टगेज में। दूसरा है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। कंडीशनल सेल वाले मॉर्टगेज में क्या होगा कि मैंने बैंक को ऑस्टेंसिबली सेल कर दी, मतलब दिखावे के लिए एक तरीके से मैंने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी। ऑस्टेंसिबली सेल करने का क्या मतलब होगा कि मैंने बैंक को बोल दिया कि देखो अगर तो मैंने लोन पे डिफॉल्ट कर दिया फिर प्रॉपर्टी आपकी, इस सेल को एब्सोल्यूट सेल मान लिया जाएगा। अगर मैंने आपको पैसे वापस कर दिए तो ये सेल का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये सेल वॉइड हो जाएगी। ठीक है। मॉर्टगेजी कैन नॉट लुक एट अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉर्टगेजर। अगर मैंने अपना घर आपके पास गिरवी रखा है, आप मेरी बाकी प्रॉपर्टीज को नहीं देख सकते हो अगर वो गिरवी रखी हुई चीज सफिशिएंट नहीं रहती है। ठीक है। अगर मैंने अपना घर भी गिर रखा था और मैंने लोन दिया था 50 लाख का, मैंने कल लोन नहीं रीपे किया और बैंक को घर बेच के मिले 40 लाख, तो बाकी के 10 लाख वसूलने के लिए बैंक मेरी बाकी की प्रॉपर्टी की तरफ नहीं देख सकता है। ऐसी टाइप की मॉर्टगेज में कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मेरी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रह जाती कंडीशनल सेल में बैंक को रीपे करने की। पैसे वसूले जाते हैं घर बेच के तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसीलिए इस टाइप की जो मॉर्टगेज है इसे बैंक्स प्रेफर नहीं करते हैं। और मॉर्टगेजी के पास पहले पोजेशन भी नहीं रहती, मैंने आपको ऑस्टेंसिबली सेल भी कर दिया और घर में रह भी मैं रही हूँ, तो ये होता है मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी द प्रोविजन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई। तो ये बिल्कुल सही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है। सेल ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ कंसिडरेशन बिलो 10,000 कैन बी विदाउट अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। बिलो 100 है, 100 उससे ऊपर के लिए तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है और हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज की बात करते हैं। यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज में क्या होता है, जब मॉर्टगेजर delivers the possession or expressly or by implication binds himself to deliver possession of the mortgage property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until payment of the mortgage money। इसके अंदर क्या है कि मैं possession mortgagee को ट्रांसफर कर रही हूं कि जब तक मेरा रेंट नहीं पे हो जाता आप मेरे घर की पोजीशन ले लो, इस घर से अगर कोई भी रेंट या प्रॉफिट जनरेट होता है तो आप ही रख लो। मैंने अगर बैंक से लोन लिया घर को गिरवी रख के अंडर यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज, तो इस घर से अगर या कोई दुकान है उससे मुझे कोई रेंटल इनकम आता है जिसको मैंने गिरवी रखा है, तो वो रेंटल प्रॉपर्टी जो इनकम होगी वो भी किसके पास जाएगी, बैंक के पास ही जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको इंटरेस्ट और पेमेंट देने की जगह क्या कर रही हूँ कि ये लो घर, इससे जो भी रेंट आ रहा है ये आप रख लो, मेरी इसके अलावा कोई पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लोन का पैसा चुकाने के लिए। ये भी टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, जब तक पैसा नहीं चुकता तब तक ही मॉर्टगेज चलती जाती है। इसमें सेल वगैरह का राइट भी अवेलेबल नहीं होता है यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज में, बस ये बोला जाता है कि ठीक है जो रेंट वगैरह आ रहा है अपना पैसा वसूल लो। इसमें अगर मॉर्टगेजर fails to sue for redemption for 30 years, the mortgagee becomes the absolute owner। मैंने अगर बैंक को अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए दी थी, 30 साल हो गए, रेंट आए जा रहा है, बैंक अपने पैसे वसूल ले जा रहा है। ठीक है, अभी भी पैसा कुछ वसूला नहीं गया, अभी तक मैंने भी कुछ बैंक पे केस नहीं किया कि मेरा घर वापस दो, 30 साल हो गए। तो 30 साल पूरे होने पे फिर जो एब्सोल्यूट ओनर है कौन बन जाएगा, मॉर्टगेजी, जिसके पास गिरवी रखा था वही एब्सोल्यूट ओनर बन जाता अगर 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं यूजुफ्रैक्चरी मॉर्टगेज को क्रिएट किए हुए। फिर होता है इंग्लिश मॉर्टगेज। इंग्लिश मॉर्टगेज में क्या है, मॉर्टगेजर खुद को बाइंड करता है कि मैं आपको लोन पे करूंगा और ये लो मेरी प्रॉपर्टी, मैं एब्सोल्युटली आपको अपना घर भी ट्रांसफर कर रही हूं, मैंने आपको घर अपना पक्की सेल भी कर दी और मैंने ये भी बोल दिया कि जब तक ये पैसे चुकते नहीं होते मैं रिस्पॉन्सिबल हूं आपको पेमेंट करने के लिए। ठीक है, लेकिन एक बार अगर मैंने आपको रीपेमेंट कर दी तो फिर आप ये घर मेरे को रीट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, इसमें मॉर्टगेजी मॉर्टगेजर को सू कर सकता है पैसा रिकवर करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसमें मॉर्टगेजर ने खुद को बाइंड किया है, यूजुफ्रैक्चरी में बाइंड नहीं किया था। इसमें पर्सनल लायबिलिटी रहेगी मॉर्टगेजर की जब तक वो पैसा वापस नहीं कर देता। फिर होती है मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। इसमें क्या है, कुछ टाउन्स है इंडिया के, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे या फिर जहां का भी स्टेट गवर्नमेंट अलाउ करे वहां पे ऐसी मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स होती है। इसमें क्या है, मैंने अपने घर के कागज बैंक को दे दिए, जो डॉक्यूमेंट्स टू द टाइटल है ना वो मैंने मॉर्टगेजी को दे दिए, तब जो मॉर्टगेज का चार्ज क्रिएट होता है उसे बोलते हैं मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। कि मैंने टाइटल डीड ही डिपॉजिट दे दिया मॉर्टगेजी को कि ये लो पकड़ो और मेरा घर गिरवी है। इंग्लिश लॉ में ऐसे टाइप की मॉर्टगेज को मॉर्टगेज बाय इक्विटेबल लॉ बोलते हैं या इक्विटेबल मॉर्टगेज बोलते हैं। लीगल मॉर्टगेज के ऑपोजिट होती है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल रख दिया। लीगल मॉर्टगेज में तो बहुत कुछ तामझाम होता है, इक्विटेबल मॉर्टगेज में क्या है, सिर्फ मैंने अपना कागज गिरवी रख दी, कोई एडिशनल फॉर्मेलिटीज नहीं है। बैंक जो है मेमोरेंडम ऑफ एंट्री वगैरह साइन करा लेता है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगवा लेता है, लेकिन यहाँ पे भी अगर कल मैं आपको पैसा नहीं देती हूँ, बैंक को पैसा नहीं चुका पाती हूँ लोन का, तो फिर कोर्ट के डिग्री की जरूरत है। तो घूम फिर के बात तो वही आ गई, कोर्ट के चक्कर पड़ गए। जो फायदा था मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स का वो यही था कि ये सिंपल टाइप की मॉर्टगेज है, लेकिन जब घूम फिर के सेल करने के लिए कोर्ट की ही इजाजत की जरूरत है तो फिर ये भी पंगे वाली ही मॉर्टगेज होती है। अब आती है एनोमलस मॉर्टगेज। इसकी डेफिनेशन नेगेटिव डेफिनेशन है। नेगेटिव डेफिनेशन क्यों, इसकी डेफिनेशन है कि जो भी ऐसी मॉर्टगेज हो
जो ना सिंपल हो, ना बाय कंडीशनल हो, ना यूजोफ्रैक्चरी हो, ना इंग्लिश हो, ना बाय डिपॉजिट और टाइटल डीड्स हो, इनके अलावा अगर किसी और प्रकार की मिक्स टाइप की या कोई और प्रकार की मॉर्टगेज क्रिएट होती है, उसे एनोमलस मॉर्टगेज बोला जाता है। कई बार दो या दो से ज्यादा प्रकार की मॉर्टगेजेस की फीचर लेके मॉर्टगेज क्रिएट किया जाता है, तो उसे एनोमलस मॉर्टगेज बोला जाता है। ठीक है, इन सिंपल मॉर्टगेज the mortgage is given by deposit of title deeds, and in English mortgage the possession of the mortgage property is not given to the mortgagee. ये जो शीट है इसमें हमने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने की कोशिश की है कि सिंपल मॉर्टगेज में क्या है, मॉर्टगेजी को डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स किया जाता है। इंग्लिश मॉर्टगेज में पोजेशन जो है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की वो मॉर्टगेजी को नहीं दी जा रही है। ठीक है, सेल कर दिया है। कैसे किया है, इंग्लिश मॉर्टगेज में हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ कागज गिरवी रखे हैं लेकिन पोजेशन नहीं दी है। यूजोफ्रैक्चरी मॉर्टगेज में और मॉर्टगेज बाय कंडीशन सेल में पोजेशन भी मॉर्टगेजी को दे दी जाती है। इन दो टाइप की मॉर्टगेजेस में मॉर्टगेजी को पोजेशन भी दे दी जाती है। जो सिंपल मॉर्टगेज है एंड मॉर्टगेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स है, मॉर्टगेजी के पास राइट होता है टू प्रोसीड अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो द पर्सनली अगेंस्ट द मॉर्टगेजर। सिंपल और डिपॉजिट बाय टाइटल डीड्स में पर्सनली भी मॉर्टगेजर के खिलाफ प्रोसीड किया जा सकता है। तो ये आपको सिर्फ हल्का हल्का डिफरेंस बताने के लिए आप इसको रीड कर सकते हैं एक बारी। लिमिटेशन पीरियड जो है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी की सेल के केस में 12 साल का लिमिटेशन पीरियड है, फ्रॉम द डेट व्हेन द मनी सिक्योर्ड बाय द मॉर्टगेजी बिकम्स ड्यू। ठीक है, जब ड्यू हो जाता है पैसा उसके बाद 12 साल तक का लिमिटेशन पीरियड होता है। फोरक्लोजर के लिए 30 साल का लिमिटेशन पीरियड होता है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मॉर्टगेज द मॉर्टगेजर ऑस्टेंसिबली सेल्स द मॉर्टगेज प्रॉपर्टी टू द मॉर्टगेजी बट इट इज नॉट अ रियल सेल। तो ये कौन से टाइप की सिर्फ दिखावे वाली सेल, मैंने कहा बोला था कहां पे होती है, कहां पे होती है, सिंपल मॉर्टगेज में होती है या यूजोफ्रैक्चरी में होती है, मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में होती है या फिर इंग्लिश मॉर्टगेज में होती है। तो मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल में होती है कि सिर्फ दिखावे के लिए सेल कर दी, अगर मैं बाय चांस पैसे नहीं पे करती हूं तब फिर वो सेल को परमानेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, मॉर्टगेज ऑफर्स प्रॉपर्टी कैन बी क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग पर्संस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि कौन कौन मॉर्टगेज क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी। ए ने अपनी काउ बी को दे दी कस्टडी के लिए। बी ने बोला ठीक है मैं अपनी काउ का ख्याल रख दूंगा आपकी काउ का। अब काउ के अगर काफ डिलीवर होता है तो क्या होगा, क्या बी के पास होगी बेली, बेली हुआ ना वो, क्या उसके पास होएगी काफ, वो रखेगा। बी हैज टू पे हाफ द वैल्यू ऑफ द काफ टू ए कि चलो इसकी मार्केट वैल्यू 20,000 है, 10 तुम रख लो बाकी के मेरे। ऐसा नहीं हो सकता। B is bound to deliver the calf as well as the cow to A. टाइम पीरियड पूरा होने के बाद A को काउ के साथ साथ काफ भी A को डिलीवर करना पड़ेगा क्योंकि ओनरशिप काउ की A के पास ही है। अब ये आपके 2-3 होमवर्क क्वेश्चन है। इसमें है which of the following statement is or are correct regarding contract of agency. No consideration is necessary to create a contract of agency. ठीक है, ये बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल एंड इज एजेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन इटसेल्फ, द माइनर कैन नॉट बी एन एजेंट। तो एक स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी, बाकी का जो आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। दूसरा है डैश रेफर्स टू अ चार्ज क्रिएटेड ऑन अ मूवेबल प्रॉपर्टी वेयरइन द बोरोअर हैज द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इतना भी पढ़ के आपको इसका आंसर पता लग सकता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और है। इट कॉमनली रेफर्स टू एन अंडरटेकिंग गिवन बाय द बोरोअर टू द बैंक दैट ही विल नॉट क्रिएट एनी चार्ज और हिज मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द बैंक। ये मैंने आज के लेक्चर में नहीं कराई, मैंने पहले करवाया हुआ है। ठीक है, कि बोरोअर को कहता है बैंकों के नाम मैं इस पे कोई भी चार्ज नहीं क्रिएट करूंगा जब तक मैं आपका लोन नहीं चुका देता। खुद से ये बोरोअर बैंक को बताता है। तो ये क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।